हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 1 से लिया है मैंने। इस टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ। आइए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कूलॉम्स लॉ आखिर क्या होता है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं कूलॉम्स लॉ को पहले डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा, देन और अच्छे से समझाऊंगा कि कूलॉम्स लॉ आखिर क्या होता है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कूलॉम्स लॉ की। दिस लॉ स्टेट्स दैट द forces that the force between charges is directly proportional to the scalar product of the charges and inversely proportional to the square of their distance between them, square of the distance between between the charges भी लिख सकते हो, them भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है भाई, बेसिकली समझने की कोशिश करो। बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि देखो कि जो फोर्स है ना भाई, जो फोर्स है चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स, चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ तब समझाता हूँ, ठीक है, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे भी मान लेता हूँ एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, सिंपल। और इनके बीच पे जो डिस्टेंसेस है, इनके बीच, आई एम सॉरी गाइस लेट हो गया थोड़ा, हाँ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ आर, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस। अब मैं मान लेता हूँ, देखो अब क्या है कहने का मतलब कूलॉम्स लॉ का, कि इनके बीच का जो फोर्स होगा, इस चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों चार्जेस के स्केलर प्रोडक्ट पे। स्केलर मैंने इसलिए लिया क्योंकि क्योंकि जो चार्ज होता है वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर तो नहीं होती, सिंपल। फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फोर्स है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के। इस चार्ज को मैं मान लेता हूँ Q1, इसको मान लेता हूँ Q2, तो फोर्स होगा वो इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और दूसरा क्या बोला इसने, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स होगा, दूसरा जो इसने स्टेटमेंट दी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, उसने ऐसा बोला कि जो फोर्स है वो इनवर्स भी है इनके बीच के डिस्टेंस के। यार एक चीज़ देखो, एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझाता हूँ मैं क्यों। देखो समझने की कोशिश करो, अगर चार्ज दूर दूर होंगे तो उनके बीच का फोर्स बहुत कम होगा, इतना तो समझ आता होगा सबको। अगर चार्ज पास पास होंगे तो फोर्स कैसा होगा, ज़्यादा, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा डिस्टेंस कम। इनवर्स साइन ना, और ये डायरेक्ट साइन, मतलब एक चीज़ एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इसमें इनवर्स मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी उस हिसाब से घटेगी। इसको इससे ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, चार्ज दूर है मतलब फोर्स कम है, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है ना मेरे भाई, इसको मैं हटा दूंगा, इसके बदले में क्या लगा दूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लेके आऊँगा। अब वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है इसको अभी हम आगे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है भाई कूलॉम्स लॉ का एक्चुअल फॉर्म, है ना। फोर्स भाई के क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो मैं काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये पूरा नोट कर लो, ठीक है।
सो होप करता हूँ आपने जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है इतना, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो चलो एक काम करते हैं ना भाई, डेफिनेशन मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमें आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं डेफिनेशन मिटा देता हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, ये वाली वैल्यू। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो फोर्स है ये कहीं देखा देखा लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है। हाँ सही बोला, वैसा ही होता है, G m1m2/r², है ना। ऐसा कुछ होता है ना ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला। देखो होते ही लगभग लगभग सेम है अपनी अपनी जगह पे, है ना। लेकिन जो ये वाला होता है ना भाई, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और ये होता है ग्रेविटेशनल के लिए। इनके बीच में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। अगर आप चाहो तो मैं उसके बीच में इसके मैं वीडियो भी लेके आऊँगा इन दोनों के बीच में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो कुछ इसलिए इससे कुछ मेल खाता है ना, क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ये होता है ग्रेविटेशनल के लिए, ठीक है। अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो यार, जो ये के होता है इसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखूँ तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है इसकी, 9 × 10⁻⁹ और जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इस पर ध्यान देना, मेन एप्सिलॉन नॉट है इसमें सबसे मेन चीज़, है ना। इसको क्या बोला जाता है, परमिटिविटी, है ना। परमिटिविटी ऑफ, ये जो एप्सिलॉन नॉट का सिंबल होता है ये किसके लिए होता है, फ्री स्पेस और मीडियम। फ्री स्पेस मीडियम मतलब तो पता ही है ना, मतलब कि जैसे चार्ज कहीं खुले में छोड़ा है तो एयर ही होगी बेसिकली। ये एयर, फ्री स्पेस, मीडियम, कुछ भी बोल लो, है ना, एयर भी बोल सकते हैं। सो इसकी भी एक वैल्यू होती है, बेसिकली क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, और के इसके बीच में क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, ये है सिंपल सिंपल सा। देखो कंफ्यूज मत होना, एप्सिलॉन नॉट अलग चीज़, के अलग चीज़। के की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट वो ये होती है, ठीक है। मैं अलग से लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, है ना। सिर्फ अगर देखो, अगर के की बात आए, सिर्फ अगर ऐसे पूछा कि के की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। वैसे तो देखो यार, ये मैंने ऐसे बताया अलग से आपको, क्योंकि आपको पता हो, मतलब, है ना। वैसे तो दी रहती है ये चीज़ें पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, कि के क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एयर स्पेस क्या होता है, मतलब, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ये अलग हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी बोलते हैं इसको एक टाइप से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैट्स में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। आई होप सो आपको इतना जो पूरा पार्ट है ये समझ में आया होगा। सो अब हम एक काम करते हैं, अब ना भाई, अब हम ये जो कूलॉम्स लॉ है ना भाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है पूरा पार्ट, इसको हम अब क्या लिखेंगे, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो चलो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं साइड हो जाता हूँ। इसके बाद हम करेंगे इसका कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, और ये लेक्चर का दी एंड। सो होप करता हूँ आपने जो ये पूरा पार्ट है ये लिख लिया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की तरफ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वेक्टर क्या लिखेंगे अब हम क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा लेक्चर का, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ को अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस, ठीक है। एक चार्ज में ले लेता हूँ Q1 एंड दूसरा चार्ज में ले लेता हूँ Q2, ठीक है। और इनके बीच का हम डिस्टेंस एक कंसीडर कर लेते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस जो कि होगी R, ठीक है। R होगा इनके बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन बोल लो, ठीक है, सिंपल। अब देखो इतनी बेसिक चीज़ है कि
इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो किस चार्ज पे लगेगा, इस पे, और इस चार्ज का फोर्स कैसे लगेगा, इस पे लगेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ इसको कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, क्या लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस, है ना। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट वन। ठीक है, इतना तो सबको समझ आ रहा होगा, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस तो लगी नहीं इसमें, है ना। अब क्या होगा, इस चार्ज को लेंगे अब हम, ठीक है। इस चार्ज पे किस चार्ज का फोर्स लग रहा होगा, इसका ऐसे में, इसका ऐसे में, इसका ऐसे में, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इसका फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड वन। अब यार एक चीज़ नोटिस करो, दोनों जो फोर्सेस की डायरेक्शंस हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो F12 है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। इतना तो सब मानते हैं, है ना, ये तो दिख रहा है सामने सामने, ठीक। ये रही बात। अब हम क्या करने वाले हैं ना भाई, अब हम फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस वन एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस वन। अब हम क्या करेंगे, F21 और F12 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल क्या है, 1/, अगर मैं पूरा एक्सटेंड करके लिखूँ, के का भी वैल्यू लिख दूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो सब मानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ या फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, फोर्स ऑन, कैसे लिखेंगे इसको, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज लग किसकी वजह से रहा है, Q2 की वजह से। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू सेकेंड। सिंपल है ना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, लैंग्वेज बना के थोड़े, है ना, तभी थोड़ा बात बनेगी। F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, अभी एज इट इज़ लिखो पहले, ठीक है, इसमें कोई चेंज मत करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे हमें लगाएंगे हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देने के काम आता है, क्योंकि जो फोर्स होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। अब देखो, बेसिकली जो बुक्स में होता है वो बेसिकली ऐसा ही दे रहता है, आर कैप लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, F12 को, इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूँ, देखो एक मान लेते हैं, इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ क्या लग रहा है फोर्स का, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस चार्ज पे इसका फोर्स लग रहा है ना, ऐसा ऐसा, इतना सब मानते हैं। लेकिन अब मैं आगे काम करता हूँ, अब मैं यूनिट वेक्टर लेता हूँ इनकी, ठीक है। इस डायरेक्शन के इस फोर्स का यूनिट वेक्टर अलग इस डायरेक्शन के लिए, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अलग होगा, है ना। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को मैं ले लेता हूँ, किस तरफ है फोर्स, इस तरफ। तो यूनिट वेक्टर कैसा होगा, R21 कैप, ठीक है। और इस तरफ का जो फोर्स है वो क्या है, F12। तो यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ, R12 कैप, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, देखो किसके लिए निकाला था, F12 के लिए। F12 के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, किस तरफ है डायरेक्शन, इस तरफ, तो ये वाला लगा लेंगे यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा R12 कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम इधर वाला, इसका ये वाला फोर्स निकालेंगे, ड्यू सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, फोर्स ऑन, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में तो ये लिखना ही पड़ेगा यार, देखो F अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ करके ये लिख देना, है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, इसको मिटा दूँ, ये ऊपर वाला,
चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले साइड हो जाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ ये, ठीक है। सो वो करता हूँ, आपने जो ये और ये है इतना, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि डेफिनेशन के साथ हो। देखो पहले डायग्राम बनाना, फिर ये लिखना जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। डायरेक्ट मत लिख देना सब कुछ, ठीक है। ये बता दिया। देखो पहले मैं ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ force is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। देखो पहले तो टॉपिक रहेगा सेम, हो तो टॉपिक छोड़ो, पहले तुम क्या करोगे, ये डायग्राम बना दोगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखोगे सीधे स्टेटमेंट में, पहले ये, ठीक है, फिर ये फोर्स निकालेंगे, फिर यहाँ पे भी फोर्स निकाल के अब हम क्या करेंगे, चलो अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना लिख के फिर कंटिन्यू करना है नॉर्मल नॉर्मल। देखो पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, इसको इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे निकाल के इसमें रख दूंगा, और बस हमारा जो ये वेक्टर फॉर्म वाला टॉपिक है ये भी खत्म, ठीक है। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो अब हम इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर आर स्क्वायर। देखो फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, यूनिट वेक्टर किस तरफ का लगाओगे, जिस तरफ फोर्स है, कौन सा, r21 कैप, r21 कैप, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। या एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन दिस वन, इन इक्वेशन 1, एंड ये जो आपका ये वेक्टर फॉर्म वाला टॉपिक है ये हो जाएगा दी एंड। तो चलो अब हम रख देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह तो नहीं है, चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के इसको एंड करते हैं इस लेक्चर को। सो होप करता हूँ आपने जो ये पार्ट है इतना, ठीक है, इतना ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इस इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। बेसिकली ये जो इक्वेशन 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों फोर्सेस है आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे है ना, अपोजिट में एक दूसरे के, ये है इसका मतलब, माइनस साइन का मतलब ही यही है कि ये इसके अपोजिट है। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, F12 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 भाई आर स्क्वायर। देखो भाई बात सिंपल है, फॉर्मूला तो सीधे डायरेक्ट फोर्स का जो है ये तो तुम्हें हर जगह रखना पड़ेगा, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, जब F21 में यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वेक्टर में लिखना है ना, तो यूनिट वेक्टर का यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। इस तरफ के फोर्स के लिए ये वाला यूनिट वेक्टर, इस तरफ की फोर्स की डायरेक्शन के लिए ये वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा R12 कैप, F12 है, R12 कैप, और माइनस में क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। एफ फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, R1 R2 है कैप, यूनिट वेक्टर R21 कैप। तो ये हो गया भाई कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देखो बेसिक इतना तो वैसे ही तो मैंने ऐसे ही लिखा, बेसिक जो तुम्हारा जो डेरिवेशन जो एंड होता है वो यहीं तक हो जाता था, अगर अच्छे से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे दोनों चार्ज दोनों फोर्सेस के, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको जो ये छोटा सा लेक्चर है ये समझ में आया होगा, कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ ऑफ लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।